नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है त्रिलोचन शास्त्री के द्वारा। इससे पहले कि हम आज का आर्टिकल डिस्कस करें, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जो बेसिक्स हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो, कोई भी इंडिया का सिटीजन या फिर इंडिया में रजिस्टर्ड एंटिटी किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना चाहती है, चंदा देना चाहती है, तो वो दिया जा सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की सहायता से। एक साल में 4 महीने, यहां पर देखो जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, इन 4 महीनों के शुरुआती 10 दिनों में सरकार के द्वारा नोटिफाइड बैंक्स में जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज किया जा सकता है और वो इलेक्टोरल बॉन्ड वैलिड होते हैं 15 दिनों तक। आप एक बार देख लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड किस प्रकार के होते हैं। खास बात देखो ये होती है, जो पर्सन्स या फिर कॉर्पोरेट ग्रुप्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज करते हैं उनका नाम नहीं होता इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर। बैंक्स को ये तो पता होता है कि इस पर्सन ने या फिर इस कॉर्पोरेट ग्रुप ने इतने रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किया है। यहाँ पे डिनोमिनेशंस भी दी हुई हैं, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये। इन डिनोमिनेशंस में इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज किया जा सकता है। तो हम बात कर रहे थे कि बैंक्स को तो ये तो पता होता है कि इस पर्सन ने या फिर इस कॉर्पोरेट ग्रुप ने इतने रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए हैं, लेकिन बैंक्स को ये नहीं पता होता जिस पर्सन ने इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज किया है वो किस पॉलिटिकल पार्टी को जाके डोनेट करेगा। ये तो सिर्फ उस पर्सन को या फिर उस कॉर्पोरेट ग्रुप को पता है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज किया है। 15 दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स 15 दिनों तक वैलिड होते हैं, 15 दिनों के अंदर अंदर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जाके ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला पेपर दे सकता है। बाद में वो पॉलिटिकल पार्टी इस इलेक्टोरल बॉन्ड की सहायता से जितना भी पैसा डोनेट किया गया है वो पैसा अपने बैंक खाते में कैश करवा सकती है। सोचा देखो ये गया था, जब कोई पर्सन इलेक्टोरल बॉन्ड की सहायता से पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करेगा तो पता लग जाएगा टैक्स अथॉरिटीज को कि इस पर्सन ने या फिर इस कॉर्पोरेट ग्रुप ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया है। केवाईसी भी होगी। केवाईसी का फायदा ये होगा, अगर ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है पॉलिटिकल फंडिंग में तो भी पता लग जाएगा। और देखो लास्ट में इंपॉर्टेंट बात, किस पर्सन ने या फिर किस कॉर्पोरेट ग्रुप ने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया है कुछ नहीं पता लग रहा। तो इससे काफी बार पॉलिटिकल डोनर्स का जो हरासमेंट हो जाता है बाद में रूलिंग पार्टी के द्वारा, जैसे ए पर्सन ने किसी पार्टी को चंदा दिया, वो पार्टी जीत नहीं पाई, वो तो अपोजिशन में आ गई, लेकिन रूलिंग पार्टी नाराज हो गई कि आपने उस पार्टी को चंदा दिया क्यों था, तो ए पर्सन का हरासमेंट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन पता ही नहीं लगेगा ना इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से तो किसने किसको चंदा दिया, तो हरासमेंट किसी का हो ही नहीं सकेगा। तो ये सब सोचा गया था जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चलाया गया था। लेकिन देखो सिस्टम को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है अब हम जानते हैं। रूलिंग पार्टी को सीधा सीधा बड़ा एडवांटेज है इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वजह से। मान लीजिए कोई पर्सन है ए पर्सन के पास ब्लैक मनी काफी ज्यादा है और ए डोनेट करना चाहता है रूलिंग पार्टी को। तो ए क्या करेगा, एक शेल कंपनी स्टैब्लिश करेगा, डब्बा कंपनी, यानी वो कंपनी जो कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ कुछ ट्रांजैक्शन से लिए इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया है। तो इस शेल कंपनी की सहायता से ए पर्सन अपने ब्लैक मनी को डोनेट कर देगा रूलिंग पार्टी को। ए पर्सन को कोई डर नहीं है, ए पर्सन को यह भी पता है इस ट्रांजैक्शन की कोई जांच नहीं करने वाला है, क्योंकि देखो रूलिंग पार्टी को चंदा दिया हुआ है ना। रूलिंग पार्टी क्यों चाहेगी ये ट्रांजैक्शन टैक्स अथॉरिटीज के स्कैनर के तले आए। लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा यहां पे, अगर यही ए पर्सन शेल कंपनी इस्टेब्लिश करके अपोजिशन पार्टी को चंदा देता है तो ये ट्रांजैक्शन टैक्स अथॉरिटीज के स्कैनर के तले आ सकती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा और आना भी चाहिए कि कैसे पता कैसे लगेगा किसने चंदा दिया है अपोजिशन पार्टी को, क्योंकि सिस्टम में तो एनोनिमिटी है ना। देखो पता चल सकता है, यहां पर देखो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं ना, एक तो इस इलेक्टोरल बॉन्ड पे डेट दी हुई होती है और एक हिडन नंबर भी होता है। तो इस डेट की सहायता से और हिडन नंबर की सहायता से जो रूलिंग पार्टी है ना वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करके ये पता लगा सकती है कि एसबीआई की इस ब्रांच में इस
नंबर से इस डेट को जो इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किया गया वो किसके द्वारा परचेज किया गया। तो रूलिंग पार्टी को एडवांटेज है, रूलिंग पार्टी अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर सकती है यह पता लगाने के लिए कि अपोजिशन पार्टीज को चंदा किसने दिया है, और बाद में उन पर्संस को हरास भी किया जा सकता है। इसी वजह से जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम चली है ना, 95% जो डोनेशन आया है इलेक्टोरल बॉन्ड की सहायता से वो रूलिंग पार्टी को ही आया है। सिर्फ 5% जो चंदा मिला है अपोजिशन पार्टीज को मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की सहायता से। और एक खास बात और, पहले देखो एक ना कैप हुआ करता था कि कॉर्पोरेट ग्रुप्स पिछले 3 साल में जितना प्रॉफिट हुआ है ना, उस प्रॉफिट का सिर्फ 7.5% तक पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकते हैं। लेकिन अब यह कैप भी हटा दिया गया है। फायदा इसका यह था कैप का कि शेल कंपनीज की सहायता से चंदा नहीं दिया जा सकता था। पिछले 3 साल में जितना प्रॉफिट हुआ है उसका सिर्फ 7.5% चंदा दिया जा सकता था पॉलिटिकल पार्टीज को। तो इस लिमिट के कारण शेल कंपनीज की सहायता से चंदा देना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस कैप को भी हटा दिया गया है, इस लिमिट को भी हटा दिया गया है। इस प्रकार से हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिवाइज किया। अभी फिलहाल देखो आज के आर्टिकल की हम बात करें, कंटेक्स्ट ये है, हाल ही में आरटीआई से खुलासा हुआ है आरबीआई और इलेक्शन कमीशन दोनों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा था कि भैया ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप मत लेके आइए, इनसे रिस्क ज़्यादा है। आरबीआई ने पर्टिकुलरली कहा था कि आप अलाउ कर रहे हो कि दूसरे बैंक से, फॉर एग्जांपल एसबीआई जैसे बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जारी करेंगे, इसमें बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व है। अगर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाना ही है तो सिर्फ आरबीआई के पास पावर होनी चाहिए इस प्रकार के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करने की, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं माना। इलेक्शन कमीशन ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला था कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आप मत लेके आइए, इससे बहुत ज़्यादा इलीगल फंड पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने लगेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो राय थी उसको भी दरकिनार कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इससे भी ज़्यादा इस बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया एज ए फाइनेंस बिल, वो फाइनेंस बिल जिसे सिर्फ लोकसभा में पास होने की आवश्यकता थी और राज्यसभा में पास होने की आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि देखो रूलिंग पार्टी के पास राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी। उन्हें पता था अगर एज ए ऑर्डिनरी बिल ये राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाएगा तो राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो सकेगा, तो इसलिए उन्होंने फाइनेंस बिल के पार्ट के तौर पर यह बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया ताकि राज्यसभा में पास होने की आवश्यकता ही ना हो। तो ये भी पार्लियामेंट्री वैल्यूज़ के अगेंस्ट था। क्वेश्चन उठता है कि जब देखो किसी दूसरे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी कोई स्कीम नहीं है तो इंडिया में इस प्रकार की स्कीम सरकार ने क्यों चलाई। इसका आंसर देखो ये है, आज के समय में हमारे देश में इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है। इवन यूएसए से भी ज़्यादा पैसे हमारे देश में खर्च होते हैं इलेक्शंस में, जबकि हमारी जो पर कैपिटा जीडीपी है वो यूएस की पर कैपिटा जीडीपी की सिर्फ 3% है। देखो इलेक्शंस में जिसके पास ज़्यादा पैसा है कोई जरूरी नहीं वो पर्सन इलेक्शन जीतेगा, वो कैंडिडेट चुनाव को जीतेगा। लेकिन जिस कैंडिडेट के पास पैसा नहीं है उसके चुनाव जीतने की संभावना काफ़ी कम होती है। इवन कुछ कैंडिडेट्स, कुछ पार्टीज एक बार अगर बिना पैसों की सहायता से इलेक्शन जीत भी जाएं तो फिर अगला इलेक्शन उनके लिए जीतना मुश्किल हो जाता है। तो बार बार आपको अगर इलेक्शन जीतना है तो आपको पैसों की आवश्यकता पड़ती है इलेक्शंस में बहुत सारे कामों के लिए, होर्डिंग्स, एडवर्टाइजमेंट्स, प्रिंटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोशल मीडिया, इलेक्शन रैलीज आपको ऑर्गेनाइज करनी है, पार्टी वर्कर्स को पैसा देना है, वोट खरीदने हैं और गिफ्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मनी, लिकर ये सब बांटना है जो कि सब गैर कानूनी है, लेकिन ये सब काम हमारे देश में इलेक्शंस में होते हैं। तो इन सब कामों के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा चाहिए होता है, इसीलिए रूलिंग पार्टी इस प्रकार की स्कीम लेके आई। देखो दूसरे देशों को भी पता है कि अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो इलेक्शंस में कैंडिडेट्स पैसों का मिसयूज करके इलेक्शंस के रिजल्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीके अपनाए हैं पैसों के मिसयूज को रोकने के लिए इलेक्शंस में। अगर कुछ मेन मेथड्स की हम बात करें, पब्लिक फंडिंग, काफ़ी सारे देशों में पब्लिक फंडिंग होती है इलेक्शंस की, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डोनेशन नहीं ले सकती किसी भी कॉर्पोरेट ग्रुप से, पब्लिक फंडिंग से ही अपना इलेक्शन का खर्च करना होगा। दूसरा, लिमिट्स ऑन एक्सपेंडिचर, ये देखो हमारे देश में भी है। जैसे विधानसभा का इलेक्शन है तो एक कैंडिडेट 28 लाख खर्च कर सकता है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन है तो कैंडिडेट 70 लाख रुपए पैसा खर्च कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन देखो ये लिमिट नाम की रह गई है।
बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के जो कैंडिडेट हैं, जैसे बीजेपी के, कांग्रेस के, करोड़ों रुपया खर्चा किया जाता है इनके द्वारा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत मुश्किल होता है इस रूल को इंप्लीमेंट करना। पता नहीं लगता, घुमा दिया जाता है पैसों को, हमने सिर्फ इतना खर्च किया, बाकी पैसे किसी और के अकाउंट से खर्च कर दिए जाते हैं। मतलब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं इस रूल को इंप्लीमेंट करने में। तीसरा, डोनेशन पर लिमिट लगाई जाती है। हमारे देश में भी लिमिट थी, जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि जो कंपनीज हैं वो अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 7.5% से ज़्यादा नहीं डोनेट कर सकती पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन सरकार ने इस लिमिट को हटा दिया, समझ गए। अब कॉर्पोरेट ग्रुप से कितना भी डोनेट कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, तो इसका मिसयूज ये होगा, सेल कंपनीज की सहायता से डोनेशन दिया जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ये गलत किया सरकार ने, ये लिमिट हटा के, लिमिट नहीं हटानी चाहिए थी। क्योंकि देखो सीधी सीधी बात ये है ना, कॉर्पोरेट ग्रुप्स अगर पैसा देंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उम्मीद तो कॉर्पोरेट ग्रुप यही करते हैं ना, आज हम आपको पैसा दे रहे हैं, कल को अगर आप इलेक्शन जीतोगे तो आप हमारे फेवर की पॉलिसी बनाना। तो जो पार्टी बहुत सारा चंदा लेकर इलेक्शन जीती है किसी कॉर्पोरेट ग्रुप से, तो इलेक्शन जीतने के बाद वो उस कॉर्पोरेट ग्रुप की मदद करेगी, वो जनता के लिए काम करेगी या फिर कॉर्पोरेट ग्रुप के लिए काम करेगी। तो इसीलिए तो बोला जाता है कि कॉर्पोरेट ग्रुप से ज्यादा चंदा पॉलिटिकल पार्टीज ना लें, क्योंकि इलेक्शन जीतने के बाद उनका जो फोकस होगा वो कॉर्पोरेट ग्रुप्स को मदद देने वाला होगा। समझ गए। सबसे लास्ट में है ट्रांसपेरेंसी इन फंडिंग एंड पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। विभिन्न देश क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग मिलती है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज ने कोई गलती की है, तो उसके लिए पेनल्टी लगाई जाए ताकि एक डिटरेंस क्रिएट हो। इवन लाइसेंस तक रद्द कर दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज का कई सारे देशों में अगर फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। जबकि देखो हमारे देश में क्या है, एक रूल है, पॉलिटिकल पार्टीज को अगर एक इंडिविजुअल से 2000 से कम डोनेशन प्राप्त हुआ है तो उसकी जानकारी देना आवश्यक नहीं है पॉलिटिकल पार्टी को कि 2000 से कम चंदा किस पर्सन से प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ। लेकिन 2000 से ज़्यादा डोनेशन प्राप्त होता है तो पॉलिटिकल पार्टी को सारी जानकारी देनी होती है इलेक्शन कमीशन को कि हमें 2150 रुपये प्राप्त हुए हैं रामलाल से, इस डेट को, यहाँ से ये पर्सन है, सारी जानकारी देनी होती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज करती पता है क्या है, करोड़ों रुपए का चंदा लेती हैं इंडस्ट्रियल ग्रुप से और बोल देती हैं कि हमें 100 रुपये का चंदा प्राप्त हुआ है। अब 100 रुपये का चंदा उन्हें प्राप्त हुआ है, उसकी जानकारी तो उन्हें देने की आवश्यकता है ही नहीं इलेक्शन कमीशन को। तो पहले ये लिमिट 20,000 की हुआ करती थी, जिसे घटा के 2,000 कर दिया। लेकिन फ़ायदा क्या, आप 50 रुपये इस लिमिट को कर दोगे तो भी पॉलिटिकल पार्टीज यूँ बोलेगी हमें तो 25-25 रुपये चंदा दिया है 1 करोड़ लोगों ने, क्योंकि 25 रुपये से कम जिन्होंने चंदा दिया है उसकी जानकारी उन्हें देने की आवश्यकता है ही नहीं। तो इस लिमिट को पूरी तरह से मतलब आप हटा दो, आप ऐसा प्रोविजन कर दो कि 1 रुपये भी आपको किसी से डोनेशन मिला है तो उसकी जानकारी आपको इलेक्शन कमीशन को देनी होगी, तो इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। लेकिन देखो दिक्कत यही है, करेगा कौन? पॉलिटिकल पार्टीज तो इस चीज़ में इंटरेस्टेड दिखती नहीं है। देखो अपोजिशन जो पार्टी होती है, कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जब उनको डोनेशन नहीं मिल रहा होता है तब वो इन इश्यूज पे आवाज़ उठाती हैं, लेकिन जब वो पावर में आ जाती हैं वो इस इशू को फिर इग्नोर कर देती हैं। तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इस इशू को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें लगता है अगर ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी तो इलेक्शन में उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी और उनके जीतने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। जबकि सिविल सोसाइटी की आवाज़ों को भी इग्नोर कर दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। और जो एनजीओज होते हैं, देखो उनमें अगर फॉरेन फंडिंग होती है तो रूल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। FCRA एक्ट 2010 हैं, एनजीओज का लाइसेंस तक कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी इलीगल फंडिंग प्राप्त करती हैं लेकिन उनका कुछ नहीं होता है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? देखो सॉल्यूशन तो ये सब ही है कि पब्लिक फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आए, एक्सपेंडिचर पर लिमिट का जो रूल है उसे स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाए, और कॉर्पोरेट ग्रुप्स जो डोनेट कर सकते हैं उस पर एक लिमिट लगाई जाए। जो पहले रूल था वो बिल्कुल ठीक था कि पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का सिर्फ 7.5% कोई कंपनी डोनेट कर सकती है। इस रूल को वापस लाया जाए और सबसे लास्ट में पेनल्टी भी लगाई जाए अगर कंप्लायंस नहीं होता है। नॉन कंप्लायंस पर पेनल्टी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि पॉलिटिकल पार्टीज को सीख मिले।
एक सजेशन आप ये दे सकते हो कि आरटीआई के तहत आनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज, ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, पब्लिक को पता लगे वो किससे चंदा ले रहे हैं। बाकी और बहुत सारी जानकारी पब्लिक को पता लगेगी अगर पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई के अंतर्गत आती हैं। लेकिन लास्ट में आपके मन में फिर से क्वेश्चन आता होगा कि होगा कैसे। देखो, इसके लिए सॉल्यूशन राइटर के द्वारा दिया जाता है। ये होगा वोटर्स की अवेयरनेस से। जनता जितना ज़्यादा जागरूक होगी उतना ही पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर बढ़ेगा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने के लिए। जनता को जागरूक होना होगा, वोटर्स को जागरूक होना होगा। अगर कोई कैंडिडेट बहुत ज़्यादा खर्च करता है, पैसों का मिसयूज करता है, तो जनता रिजेक्ट कर दे उस कैंडिडेट को। तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझ में आ जाएगा सिर्फ पैसों की सहायता से नहीं जीता जा सकता इलेक्शन, तो वो भी धीरे धीरे फंडिंग लेकर आएंगी, ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगी। तो आवश्यकता यही है, वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होना होगा। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।